हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल को होने जाने वाला न्यूजीलैंड सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है वेलिंगटन और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है मकलीन पार्क नेपियर में, जो कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का होम ग्राउंड है। वेदर बिल्कुल क्लियर है। वेलिंगटन ऑलरेडी एक मैच खेल चुकी है और आपने देखा ही होगा वो मैच काफ़ी एक्साइटिंग तरीके से उन्होंने जीत हासिल करा था आखिर के मोमेंट्स में जाके, जहाँ पे ट्रॉय जॉनसन ने कमाल की बैटिंग करी थी और नीचे आकर जेमी गिब्सन ने भी बहुत ही अच्छा हिट किया था स्लॉग में। दोनों टीमों के बारे में अगर मैं थोड़ा आइडिया दे दूँ, वेलिंगटन ऑफकोर्स पिछले सीजन की चैंपियन है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट भी बहुत बुरी टीम नहीं है जब बात आती है T20 क्रिकेट की। सेकेंड लास्ट सीज़न, मतलब पिछला सीज़न और उससे पहले वाला सीज़न जो था, वहाँ पर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट चैंपियन भी रह चुकी है। ठीक है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई है पिछले सीज़न में वो रही है उनकी बॉलिंग को लेकर। ठीक है, बैटिंग में एज ए टीम वो अच्छा ही कर लेते हैं, लेकिन बॉलिंग में उनके लिए दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। लेकिन अगर आप विलिंगटन से कंपेयर करें तो विलिंगटन के पास बहुत सारे मैच विनर्स नहीं हैं जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के पास है। इनके पास सारे ही प्लेयर्स ऐसे हैं जो अपने दिन पे सब कुछ ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन विलिंगटन के पास ऐसे कोई प्लेयर्स नहीं हैं। लेकिन जो हैं, मतलब दो तीन जो नाम हैं बड़े बड़े, वो कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़े नाम हैं और उनके ऊपर डिपेंड करके ही उन्होंने पिछले सीज़न में हर फॉर्मेट पे डोमिनेट करा हुआ था। तो देखते हैं हमें आगे क्या क्या चीज़ें मिलता है और क्या क्या अलग हट के कर सकते हैं हम इस मैच की, जब हम टीम बनाएंगे तब। आखिरी 5 T20 मैचेस की बात करें तो अभी भी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट थोड़ी सी आगे चल रही है। हालांकि वो और भी आगे थे, लेकिन पिछले सीज़न में वेलिंगटन ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट हासिल किया था, तो इसीलिए ये मामला थोड़ा सा अभी बैलेंस पे आता हुआ दिख रहा है। इस ग्राउंड में बात करें, इस ग्राउंड में ज़्यादा जीती है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। अगर 3 मैचेस जो खेले हैं दोनों ही सीज़न में दो दो करके मैचेस वो जीते हैं। इस टूर्नामेंट में अभी तक वेलिंगटन ने एक मैच खेला है, जैसे मैंने पहले ही बताया। परफॉर्मर्स की बात करें तो वेलिंगटन क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा नाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे, एक दो नाम ही होते हैं, जैसे कि पिछले सीजन में भी ऐसे ही थे, लेकिन जो थे वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक थे, जैसे कि डेवॉन कॉनवे और माइकल पोलार्ड। और ये आप औसत देख सकते हैं। दूसरी तरफ सेंट्रल की तरफ से आप देखेंगे कि तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैक्सिमम औसत जिसका है वो है डेन क्लीवर, सिर्फ 27 का। ठीक है, जबकि यहाँ पर माइकल पोलार्ड 29 और ये 67। तो इन दोनों के औसत मिलाकर लगभग 96, और यहाँ पर चारों के मिलाकर शायद 110-20 के आसपास होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस लाते हैं वेलिंगटन के मैच विनर्स और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर्स। बॉलिंग में बात करी जाए तो ये दो मेन बॉलर्स थे वेलिंगटन के होकर, इसके सिवा भी बहुत थे लेकिन मेन यही दोनों थे। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के होकर अजाज पटेल, इसके साथ नोएमा बार्नेट, जिन्होंने पिछले सीजन के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। बैटिंग बॉलिंग दोनों से ही बहुत ही बढ़िया उन्होंने कंट्रीब्यूट करा हुआ था, मतलब ठीक ठाक आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। कुछ मैचों में तो ऑफ कोर्स मैच उन्होंने जिताया हुआ था, मैन ऑफ द मैच बने थे, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक ही था, उन्होंने एवरेज उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस करा हुआ था। तो ये कुछ चीज़ें थी। तो देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो एक्चुअली में होता क्या है। ये फिक्सचर ना, जैसे कि आपने ऊपर भी देखा, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के लिए काफ़ी सही रहा है। और अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के बैटिंग के लिए, अभी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग जो है ना, इनके बैटिंग में कोई ऐसा प्लेयर आपको नहीं देखने को मिलेगा जो T20 फॉर्मेट के लिए मतलब बहुत ही सही प्लेयर हो। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई प्लेयर जो बीच में खड़े होकर 80-90 रन की इनिंग्स खेले, पूरे टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन ऐसे प्लेयर्स इनके पास बहुत सारे हैं जो 30-35-40 रन बना के दें, और वो भी जल्दी। ठीक है, इनके जो मेन प्लेयर हैं बैटिंग में अगर बात करी जाए तो जो जॉर्ज वॉकर होते हैं, अगर आप अभी भी ड्रीम 11 खोलेंगे, सिलेक्शन परसेंटेज देख के टीम बनाएंगे, तब भी आपको वही दिखेंगे। लेकिन जितना मैंने ऑब्जर्व करा है, जॉर्ज वॉकर 50 ओवर क्रिकेट में जो जायंट उनका रूप रहता है, उतना अच्छा उनका नहीं रहता है शॉर्टर फॉर्मेट क्रिकेट में। ऑफकोर्स स्कोर उन्होंने वहाँ पर ही बनाए हुए हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ पर नोटिस करी होगी तो जॉर्ज वॉकर आप देखेंगे सिर्फ 25 का औसत था और हाईएस्ट स्कोर 62। ठीक है, जो कि इनके नाम के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं होता है, और यही चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के पूरे टीम में ही ऐसे प्लेयर्स जो हैं भरे पड़े हैं जो कि 30-40-45 के रन बनाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे टीम टोटल जो उनका होता है वो काफ़ी डिसेंट होता है। आप देखते रहो बस। तो देखो, ये है पहला मैच, तो 209 रन बने। ठीक है, लेकिन कोई बड़ा इनिंग्स नहीं। यंग, ब्रूस, क्लेवर, व्हीलर, सबके रन्स देखिए। हाईएस्ट स्कोर ब्रूस का 59। अच्छा, इस फिक्सचर में ना वेलिंगटन के एक बॉलर का बहुत ही सही परफॉर्मेंस रहा है, और उनके अच्छा या बुरा करने के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करा है, और वो है लोगन वैन पीक।
ठीक है। हिस्टोरिकली उनका यहाँ पर बहुत एक्साइटिंग एक रोल रहा है, मैं दिखाता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पर उन्होंने 3 विकेट निकाला था लेकिन 60 रन दिए थे, मतलब आप समझ सकते हैं बहुत कुटाई हुई थी, तो 200 रन बन गए। विलिंगटन ऑफकोर्स चेज़ नहीं कर पाई, यहाँ पर ब्लंडेल के साथ कॉनवे, साथ में यहाँ पे सेंट्रल की बॉलिंग में आपको अजाज पटेल और टिकनर, ये दोनों नाम कंसिस्टेंटली देखने को मिल जाएंगे, तो ये दोनों नाम यहाँ पर थे। अगला मैच देखते हैं, यहाँ पर फिर से आप देखेंगे कि 194, देखिए हाईएस्ट स्कोर ब्रूस का 36, ऊपर भी आपने ब्रूस का ही रन देखा 59, और यहाँ पर भी 46, वारकर ने बनाया 38 बस, और बाकी किसी ने 20-25 करके करा होगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्कोर यहीं से आए। यहाँ पर शायद वैन भी खेले नहीं थे होगा। वेलिंगटन यहाँ पर चेज़ फिर से नहीं कर पाई, फिर से कॉनवे के कुछ रन, साथ में ब्लंडल, तो सेम नाम ऊपर भी यहाँ पर भी टिकनर के विकेट से। अगला मैच, अच्छा जो मैंने आपको बताया वैन बीक का रोल, आप देखिए यहाँ पर देखिए सेंट्रल डिशेज अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाई, फिर से उसी रेंज में स्कोर बन रहे हैं 28-31, लेकिन इस बार वैन बीक का परफॉर्मेंस आप देखिए 3 for 29, ठीक है। तो जैसे ही वैन बीक ने यहाँ पर अच्छा कर दिया, 3 for 29 मतलब काफ़ी बेहतर आप कह सकते हैं, रन्स कम पड़े हैं, मतलब ज़रूर इनिशियली विकेट्स उन्होंने निकाले हो गए, तो जैसे ही उनका अच्छा परफॉर्मेंस आ गया, सेंट्रल डिशेज की बैटिंग में दिक्कतें आ गई, ठीक है। और वेलिंगटन की बैटिंग में एक नाम आपको फिर से देखने को मिल जा रहा है, वो है डेवॉन कॉनवे। कल के मैच में ये वापसी करने वाले हैं, और हर मैच पे इनका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन ज़रूर है, और यहाँ पर भी है, साथ में ब्रेसवेल के कुछ रन्स, टिकनर यहाँ पर भी विकेट, एक विकेट हालांकि लेकिन था। अगला मैच फिर से देखिए 161, वैन बीक के यहाँ पर भी 2 विकेट से, वार्कर और ब्रेसवेल के यहाँ पर रन है, ये डॉग ब्रेसवेल हैं, ठीक है, जो भी कल के मैच में खेलने वाले हैं। हाईएस्ट स्कोर कितना बना 44। वेलिंगटन ऑफकोर्स यहाँ पर भी चेज़ नहीं कर पाई, कॉनवे अजाज पटेल फिर से सेम नाम। अगला मैच देखते हैं, देखिए अच्छा स्कोर है 183, वेलिंगटन चेज़ नहीं कर पाई, वो आप छोड़ दीजिए, लेकिन हाईएस्ट स्कोर किसका है, ब्रूस का 56, ब्रूस का भी इस फिक्सचर में आपको दिख रहा है काफ़ी अच्छे अच्छे स्कोर्स हैं, साथ में क्लेवर और लेपार्ड 48 और 25। बड़ा स्कोर अभी भी नहीं है, लेकिन टीम टोटल अच्छा बन रहा है, आप देखेंगे 160, 180, 200 तक भी बने हैं, 190 के ऊपर भी बने हैं, लेकिन इंडिविजुअल स्कोर किसी का ज़्यादा नहीं है। वेलिंगटन ने यहाँ पर बनाया 159, जहाँ पर पोलार्ड, निशम, ये कुछ प्लेयर्स थे। अच्छा एक और चीज़ जो नोटिस कर सकते हैं ना आप, कि ये एक मैच छोड़कर हर मैच पे ही वेलिंगटन की बैटिंग में नीचे जाना पड़ा है हमें। यहाँ पर देखिए ऑल विकेट डाउन हुआ, यहाँ पर 5 विकेट गिरे, उसके बाद यहाँ पर फिर से ऑल विकेट डाउन हुआ, यहाँ पर भी 9 विकेट गिरे, इसीलिए नीचे से गिब्सन, निशम को यहाँ पर रोल पे आना पड़ा था, और ये एक लौता मैच था जहाँ पर कॉनवे का कोई रोल नहीं था। और आखिरी जो मैच हुआ, और यही आखिरी मैच था जहाँ पर 196 बनाया था वेलिंगटन ने, लीड किया था ऑफकोर्स फिर से सेम नाम डेवॉन कॉनवे ने, बॉलिंग में अजाज पटेल, टिकनर के यहाँ पर भी विकेट से, लेकिन एक एक 154 पर निपट गई सेंट्रल डिशेज की पारी, यहाँ पर वार्कर, क्लार्कसन, नोवे वार्नट के यहाँ पर अच्छे इनिंग्स थे, न्यूटन के 5 विकेट, और वैन बीक यहाँ पर भी 2 विकेट था। वैन बीक कंसिस्टेंटली विकेट निकाल रहे हैं, इनके आजू बाजू कोई आए चाहे वो अलग बात है, लेकिन इनका कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो ये मैच वेलिंगटन जीत गई थी। तो एक चीज़ जो आप नोटिस कर सकते हैं, कि सेंट्रल डिशेज की बैटिंग यहाँ पर बहुत बुरा कभी भी हुआ नहीं है, एक ही मैच था जहाँ पर 130-40 के भीतर जो है मामला निपट गया था, नहीं तो 160, 155, 160 और तो यहाँ पर बना ही देते हैं, और उससे बड़ा भी स्कोर हमने बनते हुए देखे हैं, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल स्कोरर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमें बहुत बड़े बड़े स्कोरर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, 30, 35, 40, 50, 55, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन वेलिंगटन की तरफ से हमें इंडिविजुअल बड़े स्कोर्स देखने को मिले हैं, और वो एक ही बैट्समैन से देखने को मिला है, वो है डेवॉन कॉनवे। जिस मैच में डेवॉन कॉनवे ने बड़ी पारी खेली है वहाँ पर वेलिंगटन ने बड़ा स्कोर खड़ा किया है, और जहाँ पर डेवॉन कॉनवे नहीं चले हैं वहाँ पर ऑफकोर्स वेलिंगटन की बैटिंग खराब हुई है, लेकिन ऑन एन एवरेज ये फिक्सचर कभी भी हमें उतना लो स्कोर नहीं दिखा रहा है। एक ही इनिंग्स था जहाँ पर 139 बना था, जो आपने यहाँ पे नोटिस करा होगा, 136 बना था, इसके अलावा यहाँ पर रन्स बन जाते हैं। कुछ नाम आपने नोटिस करे होंगे, डेवॉन कॉनवे वेलिंगटन की तरफ से, सेंट्रल की तरफ से टॉम ब्रूस, बॉलिंग में लोगन वैन बीक, ब्लेयर टिकनर, अजाज पटेल, इनके यहाँ पर सही परफॉर्मेंसेस हैं। और भी अगर हम समराइज़ करें तो वही नाम आपको दिख जाएंगे। जॉर्ज वार्कर का परफॉर्मेंस देखिए, सिर्फ 21 का औसत है, ठीक है, एक भी अर्शतक नहीं, 44 इनका हाईएस्ट स्कोर,
टॉम ब्रूस कंपैरेटिवली काफ़ी सही है, 8 में से 3 अर्धशतक है और 39 का औसत है इनके पास। डेवन कॉनवे ऑफकोर्स 49 का औसत T20 में बहुत मतलब काफ़ी बढ़िया एवरेज है आप कह सकते हैं। एक 89 का स्कोर भी है और ऑफकोर्स एक डेफिनेट कैप्टन चॉइस आपके लिए बन जाते हैं। और जिस फॉर्म पर वो हैं, जो मोमेंटम इनके पास है, आखिरी मैच पर भी न्यूजीलैंड के होकर उन्होंने कमाल की पारी खेली थी पाकिस्तान के अगेंस्ट में, आपको पता ही होगा। बॉलिंग में बात करी जाए तो बहुत सारे बॉलर्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे वेलिंगटन की तरफ से और सबकी औसत लगभग डिसेंट है। लोगन वैन वीक ऑफ कोर्स, उसके बाद हैमिश बेनेट का भी ठीक ठाक है। जिमी नेशम ने भी कुछ विकेट्स निकाले हुए हैं कुछ कुछ मैच में। ओली न्यूटन आखिरी मैच में 5 विकेट निकाला था उन्होंने, ऑफ कोर्स ये अवेलेबल नहीं है। सेंट्रल डिसीज क्या होकर जो 2 नाम आपने देखे हैं, ब्लेयर टिकनर और आजाज पटेल। तो ये है पूरी कहानी हेड टू हेड में, ठीक है। जो चीज़ आपने स्पेशली आपने नोटिस ज़रूर करी होगी वो है ये कि डेवॉन कॉनवे को छोड़कर दोनों में से किसी भी टीम की तरफ से कोई विशाल स्कोरर हमें देखने को नहीं मिला है एक भी सिंगल मैच में। इसीलिए यहाँ पे और रन्स यहाँ पे काफ़ी बन रहे हैं, ठीक है। तो रन्स भी बन रहे हैं, कोई एक बैट्समैन बहुत ज़्यादा रन नहीं बना रहा है इंडिविजुअली, तो इसीलिए बहुत सारे बैट्समैनों का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आ रहा है दोनों ही टीमों के होकर। वेलिंगटन की तरफ से थोड़ा कम आ रहा है क्योंकि उनके लिए जॉर्ज कॉनवे समझ लीजिए, डेवन कॉनवे समझ लीजिए, अगर पूरी टीम 100 रन बना रही है तो डेवन कॉनवे 50 रन बना रहा है, ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए उतना कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से बहुत सारे बैट्समैनों का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। उतना ज़्यादा हमें बॉलर्स का प्रायोरिटी नहीं देखने को मिला है एक आध इनिंग्स को छोड़कर, जैसे कि यहाँ पे न्यूटन ने 5 विकेट निकाला था, लेकिन रन्स फिर भी 154 बन गए थे। और यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं कितनी दूर तक आया था। उसके बाद यहाँ पर आजाज पटेल के विकेट से यहाँ पर भी आप कंट्रीब्यूशन सबके देख सकते हैं। जैसे ही कॉनवे फेल होते हैं तब ये कंट्रीब्यूशन वगैरह आ जाता है, नहीं तो कॉनवे अकेले ही सब कुछ संभाल लेते हैं, हर मैच पे ही ये चला है, ठीक है। तो ऐसा है, तो ये है पूरी कहानी हेड टू हेड में। तो जो हेड टू हेड से मैं समझ में आ रहा है वो है बैटिंग डोमिनेंस, मैं कहूँगा हेवी शायद नहीं, बैटिंग हेवी आप कह सकते हैं, बैटिंग हेवी चलिए। अच्छा, बैटिंग हेवी एक टीम हमें बनानी है हेड टू हेड के अकॉर्डिंग, लेकिन बैट्समैनों को हमें ज़्यादा रखना है, थोड़ा डेप्थ तक रखना है, ज़्यादा मतलब थोड़ा नीचे तक, ठीक है। वेलिंगटन की तरफ से डेवॉन कॉनवे एक स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे हैं और उनके अलावा एक आध कुछ नाम, लेकिन सेंट्रल डिसीज की तरफ से काफ़ी दूर तक हमें बैट्समैनों को ले जाना पड़ा है। और सेंट्रल डिसीज की तरफ से चाहे कितने भी रन क्यों ना बने, कोई भी ऐसा बैट्समैन हमें देखने को नहीं मिलेगा जो शायद एक कैप्टनसी मटेरियल बन जाए फैंटेसी में। समझ रहे हो क्या बताना चाहता हूँ? अच्छा, ग्राउंड में बात करी जाए तो यहाँ पर भी वो नाम आपके सामने आ जाएंगे, टॉम ब्रूस, आजाज पटेल और ब्लेयर टिकनर, ठीक है। ये 3 नाम आपके लिए काफ़ी बार आ रहे हैं और ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में। इस ग्राउंड में एक्चुअली में होता क्या है, 2018-19 जो सीज़न था वहाँ पे भर भर के इस ग्राउंड पे रन होते थे। पिछले सीज़न में भी रन हुए हैं, लेकिन कुछ कुछ मैचों में हमने बैटिंग कोलैप्स भी देखा हुआ है। पेसर्स मतलब देखो यहाँ पे रन्स इतने बनते हैं कि किसी भी बॉलर के लिए उतना कुछ हेल्प नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, एक ट्रिक यहाँ पे है, अगर आपके पास क्वालिटी लेग स्पिनर्स हैं तो आप यहाँ पे लीड कर सकते हैं अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट को, ठीक है। और ऐसा भी है कि हो सकता है किसी मैच पर कोई टीम 200 रन बना रही है, लेकिन उसी मैच पर उसी ग्राउंड पर सामने वाली टीम को उन्होंने 100 के भीतर भी निपटा दिया है, सिर्फ और सिर्फ अपने स्पिन अटैक, स्पेशली लेग स्पिन अटैक के ऊपर डिपेंड करके। ध्यान से पॉइंट को सुनना क्या है, मैं आगे आपको दिखाता हूँ, देखते रहो। अच्छा, तो यह है पहला मैच, सेंट्रल इसने बनाया 208। देखिए फिर से वही चीज़, किसी भी इंडिविजुअल का ज़्यादा स्कोर नहीं, सबने कंट्रीब्यूट करा। पेसर्स के ज़्यादा विकेट, ओटागो चेज़ नहीं कर पाई और टॉस यहाँ पर ओटागो ने जीता था। टॉस जीत कर उन्होंने फील्डिंग लेने का फैसला किया था, लेकिन कुछ काम आएगा या नहीं। ये कुछ विकेट टेकर्स थे, व्हीलर, साथ में आजाज पटेल और टिकनर। अगला मैच फिर से देखो 225 और यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े स्कोर्स बने थे। हालांकि पेसर्स के फिर से विकेट, देखिए विकेट कितने गिर रहे हैं नोटिस करो, ठीक है। यहाँ पर 7 विकेट गिरे लेकिन 200 रन, यहाँ पर 8 विकेट गिरे, उसके बाद यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, दोनों इनिंग्स मिला के 7 विकेट। फिर से आजाज पटेल, टिकनर, साथ में यहाँ पर रांस के विकेट थे और यहाँ पर यंग और ब्रूस, यहाँ पर भी यंग और ब्रूस, साथ में क्लार्कसन। अगला मैच फिर से बैटिंग फर्स्ट करके 230 रन बना दिए, फिर से टिकनर और आजाज पटेल, साथ में कोई और। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक नोटिस करो, सेम ग्राउंड, सेम पिच, सेम दिन, 99 पर निपट गई टीम।
ठीक है। क्या ऐसा हो गया कि यहाँ पर एक लेग स्पिनर थे जिन्होंने अकेले यहाँ पे 6 विकेट निकाला। ठीक है। साथ में पेसर्स के जो विकेट हैं वो सो हैं, क्लार्कसन के कुछ रन्स थे। ये एक मैच है, नोटिस कर लिया आपने, आगे देखो। अच्छा, ये हुआ 18-19 का मैचेस, ये जो मैंने आपको दिखाया। अभी 19-20 का जो मैच था, मतलब पिछले सीज़न का, वो भी देख लो। सेंट्रल डिशीज ने बना पहले बैटिंग करी, फिर से 200 के ऊपर स्कोर बन गए, फिर से सबने कंट्रीब्यूट करा। स्पिनर्स और पेसर का यहाँ पर कुछ कुछ विकेट्स हैं। स्पिनर्स के ज़्यादा विकेट हैं, मतलब ये नहीं स्पिनर्स के कोई हेल्प वगैरह है। सभी ने रन बनाया है, तो हिट करने के चक्कर में स्पिनर को विकेट दिए गए, बाकी हेल्प वगैरह कुछ नहीं है। देखो, 101 पर निपट गई टीम। अजाज पटेल और नोएमा बार्नेट। अजाज पटेल का 18-19 सीज़न में आपने देखा कंसिस्टेंट विकेट था, एक दो करके, लेकिन पिछले सीज़न में तो ये नंबर और भी ज़्यादा हो गया था उनका, साथ में नोएमा बार्नेट का। ठीक है। तो यहाँ पर 3 विकेट उनका था, वैसा किसने लीड किया? स्पिनर ने। भले ही ये लेग स्पिनर नहीं है, लेकिन चलो स्पिनर ने लीड किया। अच्छा, अगला मैच, पहले बैटिंग करा 164, फिर से अजाज पटेल और नोएमा बार्नेट, साथ में टिकनर। यहाँ पर भी अजाज पटेल, नोएमा बार्नेट, साथ में ये तीन कुछ एक एक करके विकेट थे। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट चेज नहीं कर पाई, 139 फॉर 9, ये कुछ परफॉर्मर्स थे। लीड किया किसने? स्पिनर ने। ऑफकोर्स पेसर्स के ज़्यादा विकेट थे, क्योंकि पेसर्स नंबर में ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक अकेले स्पिनर यहाँ पर खेल रहे थे जो कैंटरबरी के होकर ब्लेक कोबर्न नाम के एक स्पिनर थे, उन्होंने यहाँ पर अकेले 4 विकेट निकाला। तो लेग स्पिनर्स यहाँ पे एक अलग ही लेवल पे काम कर रहे हैं, आप नोटिस कर सकते हैं। अच्छा, अगला मैच देखते हैं। यहाँ पर 184 बना, जो चेज़ भी हो गया। फिर से अजाज पटेल और व्हीलर यहाँ पर थे विकेट टेकर, साथ में ये कुछ विकेट टेकर्स थे, और बैटिंग में इन्होंने परफॉर्म करा हुआ था। ये मतलब यहाँ पर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। तो कुछ नाम आपको ग्राउंड में डोमिनेटिंगली दिख रहे हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। बॉलिंग में अजाज पटेल, नोएमा बार्नेट ने भर भर के विकेट लिया है। अजाज पटेल तो 18-19 सीज़न में भी सही थे, लेकिन पिछले सीज़न में उन्होंने 3 मैच में 8 विकेट निकाला। आपने नोटिस करी, यहाँ पर 2 विकेट, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, और साथ में नोएमा बार्नेट भी। बैटिंग में बात करी जाए तो उस तरह से डोमिनेटिंगली कोई नहीं है, लेकिन सब ने कंट्रीब्यूट करा हुआ है। जैसे कि यहाँ से ब्रूस, बार्नेट, क्लार्कसन, यहाँ से क्लेवर, वार्कर, लेपार्ड, यहाँ पर वार्कर, क्लेवर, ब्रूस, ऐसे ही सब, मतलब सबके कंट्रीब्यूशंस हैं। उस तरह से खास बताने के लिए कुछ नहीं। ठीक है। तो ये है चीज़ कि इस ग्राउंड में रन्स बहुत बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा बन जाते हैं, 200 के ऊपर भी हमने कई बार बनते हुए देखे हैं, लेकिन स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में। ठीक है। हमें शायद बैटिंग फर्स्ट में यहाँ पे कोलैप्स वाला कोई सीन अभी तक देखा नहीं है। जी हाँ, बैटिंग फर्स्ट में अभी तक हमने कोई कोलैप्स वाला सीन देखा नहीं है, लेकिन बैटिंग सेकंड में हमने एक आध बार देखा है, जहाँ पर स्पिनरों ने यहाँ पर झंडा गाड़ा। ठीक है। तो ओवरऑल हेड टू हेड और ग्राउंड से हमें जो जो इन्फॉर्मेशंस मिले, आई होप उनसे आपके दिमाग में एक पिक्चर तो तैयार हो गया होगा कि आपकी टीम किस तरह से दिखने वाली है। ठीक है। हेड टू हेड में भी और ग्राउंड से भी जो चीज़ सिमिलर हमें नज़र आई है वो है रन्स। दोनों ही चीज़ों में हमें रन्स बनने के आसार दिख रहे हैं। ग्राउंड में भी रन्स बनते हैं और यहाँ पर भी। और दोनों ही जगह पर एक और चीज़ जो हमें कॉमन नज़र आ रही है कि कोई इंडिविजुअल बैट्समैन, स्पेशली सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, तो उस तरह से डोमिनेटिंगली कुछ बड़े स्कोर्स नहीं बना रहे हैं। ठीक है। लेकिन सामने वाली टीम से बने हैं। आपने एक मैच यहाँ पर नोटिस करी होगी, जहाँ पर कैंटरबरी ने 207 बनाया था, यहाँ पर उनके टीम के होकर एक शतक भी आया था। तो रन्स तो यहाँ पर काफ़ी बन सकते हैं, लेकिन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एक्सेप्ट फॉर टॉम ब्रूस, अगर हिस्ट्री की बात करें तो उस तरह से किसी का बड़ा स्कोर तो नहीं आया है। ठीक है। स्मॉल लीग शॉर्ट लिस्ट की बात करें अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स, तो डेवॉन कॉनवे तो सबसे पहले आपकी टीम में हो गया। वार्कर मैं कहूँगा स्मॉल लीग में रख लो। ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रतिशत लोगों ने इनको कैप्टन बनाया हुआ है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाओ, इनसे बेटर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। हो सके तो बड़ी लीग में इनको ड्रॉप करने की भी सोच लेना, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए मैं वार्कर को सजेस्ट नहीं करूँगा। हो सकता है यह बॉलिंग नहीं कराए, और बैटिंग से खास कुछ तो नहीं है, ना सिर्फ इनका बल्कि पूरे सेंट्रल के बैटिंग लाइनअप का ही। उसके बाद ब्रूस, क्लार्कसन और डॉग ब्रेसवेल में से कोई एक। क्लार्कसन को बॉलिंग मिलेगी या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन फोर्ड ट्रॉफी में उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी हुई थी। ठीक है। बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से अभी उनको बॉलिंग मिलती है या नहीं पता नहीं, लेकिन इनका एक रोल ऐसा है कि अगर बैटिंग ठीक ठाक नंबर पे कर लेते हैं ना,
तो जब भी इनको मौका मिलता है बैटिंग में हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो समझ लीजिए 20-25 रन अगर बना देते हैं और अगर बॉलिंग से एक आध विकेट निकाल देते हैं तो काफ़ी काम पे आ सकते हैं। डॉग ब्रेसवेल जनरली बॉलिंग से ही आपको पॉइंट देंगे, बैटिंग इनको काफ़ी नीचे मिलती है। उसके बाद अजाज पटेल, यंग हस्बैंड, ये दोनों आपके लिए मस्ट हैव है। अजाज पटेल की तो सेंट्रल चीज़ें हमने देख ही ली है क्या कर सकते हैं वो, और यंग हस्बैंड है लेग स्पिनर जो कि वेलिंगटन की तरफ से आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को गलती से भी मिस मत कर लेना। इसके सिवाय भी रचिन रविंद्रा, माइकल ब्रेसवेल जैसे बॉलर्स भी होंगे वेलिंगटन के होकर, लेकिन वो मेन स्पिनर्स नहीं हैं, हो सकता है उनको ज़्यादा ओवर्स मिले भी ना, लेकिन इनको पूरा ओवर मिलने वाला है, तो इनको गलती से मिस मत कर लेना। चाहे 0 विकेट लें चाहे 5 विकेट लें, ये आपके टीम में ज़रूर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स। ठीक है, उसके बाद वन वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है इनका इस फिक्चर में, और रिकॉर्ड्स भी सही ही हैं, आपने देख लिया। ब्लेयर टिकनर, ट्रॉय जॉनसन काफ़ी अच्छे फॉर्म पर हैं। ठीक है, और जैसे कि आपने देखा है कि वेलिंगटन की बैटिंग में डेवॉन कॉनवे को छोड़कर कोई भी उस तरह से सॉलिडिटी नहीं दिखा पाया है, और इसीलिए हमेशा ही हमें नीचे तक जाना पड़ रहा है। तो ट्रॉय जॉनसन एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं जो इस ट्रेंड को तोड़ सकें, और बैटिंग तो इनको प्रॉपरली मिल ही जाएगी, इसमें कोई दौराई नहीं है। उसके बाद जिमी निशम और लिपार्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं आपके लिए। इनका बैटिंग ऑर्डर क्या हो रहा है देखना ज़रूरी होगा। अच्छे फॉर्म पर है, रिसेंटली जो 2-3 मैच ये खेल के आ रहे हैं, मतलब फोर्थ ट्रॉफी से कैप लेने के बाद, वहाँ पर भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी करी हुई है। अभी देखना होगा टीम इनको किस तरह से यूज़ कर रही है, तो इसीलिए इनका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करके आपको लेना है। और नोएमा बार्नेट जो पिछले सीज़न से फोर्थ ट्रॉफी फॉलो कर रहे हैं वो इनको ज़रूर लेंगे। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 80% आपके स्मॉल लीग में इनको लोग ज़रूर लेके आएंगे, और कुछ लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे। तो मैं यही कहूँगा आपके स्मॉल लीग में इनको भी लेके चलो। ठीक है, प्लेइंग 11 की बात करें तो वेलिंगटन की टीम में 2 चेंज तो होंगे, डेवॉन कॉनवे और जिमी नेशम वापस आ चुके हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली डेवॉन कॉनवे ओपनिंग करने आएंगे रचिन रविंद्रा के साथ। और पिछले मैच में अच्छा खेला था फिन एलन ने, लेकिन फिर भी उनको मुझे लगता है कि या तो बाहर जाना पड़ेगा या तो फ्रेजर कॉल्सन की जगह मिडिल ऑर्डर में वो आ जाएंगे। ये दोनों में से कोई एक्सचेंज करेंगी टीम। उसके बाद ट्रॉय जॉनसन, माइकल ब्रेसवेल, जिमी नेशम नंबर 6 या नंबर 5 में ही बैटिंग करने आएंगे और थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करवाएंगे। उसके बाद गिब्सन, गिब्सन का रोल क्या है, इनको बॉलिंग वही मिलती है 1-2 ओवर की, लेकिन नीचे बैटिंग पे ये काफ़ी डिपेंडेंसी देते हैं। इनका रहने से क्या हो जाता है कि ऊपरी क्रम के बैट्समैनों को थोड़ा ज़्यादा भरोसा मिलता है कि नहीं नीचे हमारे पास बैटिंग करने वाले प्लेयर्स हैं, और ये काफ़ी डिसेंट बैटिंग कर सकते हैं। एक सही ऑप्शन है ऑलराउंडर के लिए। ठीक है, लेकिन अगर इनको प्रॉपरली यूज़ किया जाता है तो मैं ज़रूर कहता इनको टीम में रखा जाए, लेकिन प्रॉपरली इनको यूज़ नहीं किया जाता, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इनके बारे में, लेकिन बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। यंग हस्बैंड मस्ट हैव है, आप इनको मिस नहीं कर सकते चाहे कुछ भी हो जाए। और रिसेंटली एक जो हेड टू हेड मैच हुआ था फोर्थ ट्रॉफी में, वहाँ पर ही उन्होंने इस टीम के अगेंस्ट में 3 विकेट निकाला हुआ है। हालांकि वो फोर्थ ट्रॉफी था, 50 ओवर मैच था, अलग है, लेकिन अच्छा करा था उन्होंने वहाँ पे। इसके सिवाय हैमिस बेनेट, लोगन वैन पीक और मैकपीक और स्नेडन में से कोई एक। पिछले मैच में स्नेडन खेले थे लेकिन बहुत खास कुछ नहीं कर पाए थे, हो सकता है मैकपीक इनको मौका मिल जाए स्नेडन की जगह पर। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से बात करी जाए तो जॉर्ज वाकर ओपनिंग करेंगे, साथ में बेली विगिंस ही मोस्ट प्रोबेबली आने चाहिए ओपनिंग पर। क्लेवर भी आ सकते हैं, विगिंस भी आ सकते हैं, कोई एक। विगिंस ठीक ठाक फॉर्म पे रहे थे फोर्थ ट्रॉफी में और एक अच्छे स्कोरर रहते हैं T20 क्रिकेट में भी, अगर मैं लोअर लेवल क्रिकेट की बात करूँ तो, और अच्छे स्ट्राइक रेट रहते हैं इनके। तो अगर खेलते हैं तो एक ट्राइएबल ऑप्शन है, और वैसे भी एक ऐसे कंडीशन में आप बात कर रहे हो जहाँ पर रन्स काफ़ी बनते हैं, तो किसी भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन को छोड़ना मुझे नहीं लगता सही डिसीजन होगा, और जो भी इन्फॉर्म है। उसके बाद क्लेवर, लिपार्ड, होपफुली नंबर 4 में इनका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। अभी अगर 4 में होता है तो अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, बहुत ही सही वाले ऑप्शन हो सकते हैं, उनके पास एबिलिटी है बड़े इनिंग्स खेलने का। लेकिन अगर नीचे आते हैं तो ऑफकोर्स आपको इग्नोर करना पड़ेगा। उसके बाद टॉम ब्रूस मस्ट हैव है। क्लार्कसन, इनको शायद कुछ ओवर बॉलिंग का भी मिल जाए शायद, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, अगर मिलती है तो अच्छी ऑप्शन है, नहीं तो मिस करना ही पड़ेगा। उसके बाद नोएमान ने डॉग ब्रिसवेल, अजाज पटेल मस्ट है, ब्लेयर टिकनर एक और मस्ट है, जो फील्ड। जेडन लेनॉस बेंच पे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इनको चांस मिलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी अजाज पटेल के रूप में टीम का स्पिनर है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो जॉर्ज वाकर भी स्पिन करवा सकते हैं, तो एक और स्पिनर का मुझे नहीं लगता कोई स्पेस बनेगा। देखना होगा क्या करती है टीम। कैप्टन मस्करन चॉइस की बात करें तो अभी सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से सारी जनता रविंद्र या फिर ब्रेसवेल के साथ जा रही है, लेकिन जब लोग कॉनवे और निशम जैसे प्लेयर्स को खेलते हुए दिखेंगे तो लोग ऑफकोर्स उनके साथ जाएंगे, और उस वक्त बाकी प्लेयर्स का सिलेक्शन परसेंटेज कम हो जाएगा, ये जाहिर सी बात है। सेंट्रल की तरफ से वॉर्कर और ब्रूस सेफ टिप में होंगे। उसके बाद क्लेवर और क्लार्कसन। रिस्की में जाना है तो विगिंस, कीपिंग में से नोएमा बार्नेट और अजाज पटेल,
ऑफ कोर्स आपके लिए बॉलिंग से ज़्यादा ये प्रायोरिटी देंगे। नया बर्नट थोड़ी सी बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन बॉलिंग में इनके रिकॉर्ड्स कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं। तो ये रही सारी चीज़ें। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है टीम का, जहाँ पर मैंने थोड़ा सा बैटिंग हैवी ही टीम बनाया है। आप देख सकते हैं मेरे पास लगभग टॉप ऑर्डर के सारे बैट्समैन यहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ रिस्क भी मुझे लेने पड़े हैं क्योंकि मैं सारे प्लेयर्स को लेके नहीं चल सकता। हार्डली आप यहाँ से विकिंस को हटा के शायद माइकल ब्रेसवेल को ले लें, ठीक है, या फिर रविंद्रा को ले सकते हैं, लेकिन वो स्पेस मेरे पास नहीं बन रहा है। रविंद्रा को मैं नहीं ले पा रहा क्योंकि रिकॉर्ड जो हैं आप देख ही सकते हैं कि कॉनवे को छोड़कर किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा। और रविंद्रा, मैं पर्सनली ओपिनियन अगर मैं बताऊं तो बहुत बड़े वाले सही प्लेयर मुझे लगते नहीं है T20 क्रिकेट में। इनका फ़ायदा यही है कि ये बॉलिंग भी कर सकते हैं, यही नहीं तो यही बात है। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, विगिंस की जगह पर ही लेना पड़ेगा आपको क्योंकि और कोई ऑप्शन आपके पास तो होगा नहीं। अच्छा, कॉनवे कल के मैच में कीपिंग भी करेंगे, हाँ याद रखना, लाउसी जॉन्स स्क्वाड में नहीं होंगे, तो ये कीपिंग भी करेंगे। तो और बॉलिंग में मेरे पास जो 3 बेस्ट ऑप्शंस हैं उनको मैंने रखा है। ब्लेयर टिकनर को मैंने मिस कर दिया क्योंकि मुझे बंचेस में विकेट लेने वाले जो बॉलर होंगे वहीं चाहिए होंगे। अगर फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करते हैं ब्लेयर टिकनर, तो आप ब्लेयर टिकनर को ऐड ज़रूर कर लेना। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो ऑफकोर्स कॉनवे बेस्ट ऑप्शन होंगे मेरे लिए, ठीक है। वाइस कैप्टनसी के लिए आप बॉलरों के साथ अगर जाना चाहते हो तो ये दोनों ऑप्शंस हैं और नोया बर्नेट। इसके सिवाय सेफ रहने के लिए वार्कर का भी ऑप्शन है। बाकी टॉस क्या होता है उसके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंसी होगी और बैटिंग ऑर्डर वगैरह पे भी डिपेंड करेगा कि क्या क्या हमें करना है नहीं करना है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना अगर आपको लास्ट टाइम पे अपडेट्स वगैरह चाहिए तो। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।